This is the Amresh JE of Amresh Harsh Academy, and you know this batch is the Harsh Spandan for the crash and revision course. Chapter is 8th gravitation, and you know this is the lecture number 2. My name is Dr. Amresh Chaudhary and calling name is Harsh. Today I will discuss the topic and subtopics are Amresh questions. इसमें हम लोग JEE मेंस लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. Question number 1. If suddenly the gravitational force of attraction between Earth and a satellite revolving around it becomes 0. ठीक है, अचानक अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, वो अगर 0 हो जाए सैटेलाइट और अर्थ के बीच में, तब सैटेलाइट के साथ क्या होगा? ठीक है, ऐसे समझो ये अर्थ है और यहाँ पे सैटेलाइट ऐसे रिवॉल्व करी, अचानक फोर्स लगना बंद हो गया, तो वो जो मूव कर रहा था मूव करता रहेगा, ऐसा सीधा बढ़ जाएगा, टेंजेंट में बढ़ जाएगा, टेंजेंट में बढ़ जाएगा. क्योंकि भाई तुम जब गोल गोल घुमा रहे हो, अचानक फोर्स लगाना बंद कर दोगे तो टेंजेंट से जाने लगेगा. तो कौन सा आंसर दिख रहा है? तो मूव टेंजेंशियली टू द ओरिजिनल ऑर्बिट विदाउट द सेम वेलोसिटी. ठीक है, विद द सेम वेलोसिटी, विदाउट नहीं, विद द सेम वेलोसिटी. क्योंकि जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है टेंजेंशियली उसी से मूव करता रहेगा, थोड़ी देर के बाद जाके रेस्ट में चला जाएगा या गिर जाएगा कहीं. हाँ, इसमें डायरेक्शनल एक्सेलरेशन भी नहीं लगेगा, एक्सेलरेशन भी सेम रहेगा. यस, तो वेलोसिटी माने 0 रहेगा. तो क्लियर. नाउ एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ. ठीक है, एवरेज डेंसिटी जो अर्थ की होगी वो कितनी होगी? बहुत बच्चा तो याद रखता है, लेकिन जरूरी थोड़ी कि हर चीज को रट्टा मारा जा सके, तो इसलिए करके देख लेते हैं. देखो G इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? GM/R². यस और नो? G/R². कॉपी कर लीजिए. मास इज इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. वॉल्यूम ऑफ अर्थ क्या होगा? 4/3 πr³ एंड डेंसिटी इज रो. ठीक है, R² और R³ को कट कर दीजिए, तो G इज इक्वल टू 4/3 G, ठीक है, πr रो. क्लियर है? तो रो इज इक्वल टू 3G/4 कैपिटल G πr. तो क्या पूछा जा रहा है? रो किस पे डिपेंड करता है? तो स्मॉल g पे डिपेंड करता है क्या? हाँ करता है. रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द g. तो आंसर सी नंबर, इट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द g. क्लियर? यस. नेक्स्ट, 2 स्फेरिकल बॉडीज ऑफ मास m एंड 5m. ये बॉडी है जिसका मास m है और इसका है 5m, एंड रेडियस आर r एंड 2r respectively, are released in free space with initial separation between their centers equal to 12 r. इन दोनों के बीच अभी जो डिस्टेंस कितना है? 12 r है. तो ये r हो गया, ये 2r हो गया, तो यहां से यहां सरफेस से सरफेस तक 9r हो जाएगा. हाँ, मैंने इसलिए फिगर बना के लिख दिया है कि बार बार उतना नहीं तो फिगर बनाने में टाइम वेस्ट क्यों करें, वही लिख दिए हैं. इफ दे अट्रैक्ट ईच अदर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली, अगर ये दोनों एक दूसरे को ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, then the distance covered by the smaller body just before collision is what? ठीक है, yes. जो स्मॉलर बॉडी है टकराने से जस्ट पहले तक वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा? तो पहले ग्रेविटेशनल फोर्स देखिए दोनों के बीच में कितना है. तो यू नो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द two spheres, F is equal to G capital M into 5m अपॉन, यहां से टोटल 12r है, इसमें सपोज करो कि ये x डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो 12r माइनस x होल स्क्वायर. यस और नो? एक्सीलरेशन ऑफ स्मॉलर बॉडी, एक्सीलरेशन ऑफ ए स्मॉलर बॉडी. ठीक है, एक्सीलरेशन ऑफ ए स्मॉलर बॉडी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? A1 इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास. ठीक है,
तो हाँ। जी एम एम मैं ऐसा लिख देता हूँ फोर्स अपॉन मास, तो एम कट गया तो डायरेक्ट लिख देते हैं जी इंटू 5m अपॉन 12r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? सिमिलरली एक्सीलरेशन ऑफ द, ठीक है, हैवियर बॉडी, हैवियर बॉडी या बिगर बॉडी ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो A2 इज इक्वल टू एफ अपॉन 5m, तो यू नो gm अपॉन 12r माइनस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। सपोज करो पहले वाले बॉडी ने x1 डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो x1 इज इक्वल टू, x इक्वल टू क्या होता है ut प्लस हाफ ए स्क्वायर, u 0 है तो हाफ a1 t स्क्वायर, एंड दूसरे बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, हाफ a2 t स्क्वायर। कॉलिजन होगा तो दोनों तो टाइम सेम होना चाहिए ना। अब दोनों का रेशियो निकाल दीजिए, x1 अपॉन x2, तो हाफ हाफ कट, ठीक है, टी स्क्वायर कट बिकम a1 अपॉन a2। अब a1 अपॉन a2 दोनों का रेशियो निकाल दीजिए, ये है 5m, ये है m, तो कट के 5 बचेगा सिर्फ। सो यू कैन से दैट x1 इज इक्वल टू 5 इंटू x2, बट यू नो x1 प्लस x2 टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 9r, तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 9r। सो x1 प्लस x2 की जगह में क्या लिख सकते हैं हम लोग, x2 इज इक्वल टू x1 अपॉन 5 इज इक्वल टू 9r। सो 5x plus 1x becomes 6x1 by 5 is equal to 9r. So x1 is equal to 9r into 5 upon 6. 3 2 ja 3 3 ja 5 3 ja 15r upon 2, that is the 7.5r. So answer should be B number. Clear? Yes. क्या डाउट है बताइए मुझे। कॉन्सेप्ट समझो क्या लगाया मैंने, कि दोनों के बीच पहले फोर्स निकाल लिया, दोनों का एक्सीलरेशन निकाल लिया, फिर दोनों कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, दोनों का रेशियो निकाल दिया, ठीक है। इससे हमारा x1 x2 आ गया, ठीक है। तो x1 को x2 के टर्म में निकाल के फिर x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 9r सब्स्टिट्यूट करके x1 पता चल गया कि 7.5r डिस्टेंस ट्रेवल किया है। नेक्स्ट, 4 particles each of mass capital M and equidistant from each other, ठीक है, मूव अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस r। देखो यहाँ एक बॉडी m है, ये दूसरा m है, तीसरा m है, चौथा m है, और इस सारे सर्कल पे मूव कर रहे हैं इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे है, और जिस सर्कल पे मूव कर रहे हैं उसकी रेडियस r है, और इनमें सब में म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन हो रहा है। तो स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल क्या होगा, तो पहले देखो अगर वो मूव कर रहा है तो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, यस और नो। तो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ईच पार्टिकल इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। अब सपोज करो यहाँ पे किसी एक जगह पे ले लेते हैं, ये हमारा फोर्स अगर F है, ठीक है, और इक्वल इक्वल है, तो ये और ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये 45 ये 45 हो गया। तो F cos 45 प्लस F cos 45 प्लस F डैश इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। यहां तक समझ आया? पहले ये बताओ मुझे। ये पार्टिकल के बीच, ये पार्टिकल के बीच, और ये वाला बीच वाला जो फोर्स है इसको F लेट कर लिया मैंने, F डैश सॉरी। तो F cos 45 प्लस F cos 45 प्लस F डैश इज इक्वल टू टोटल mv स्क्वायर अपॉन r। क्लियर? तो F cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है, 1/√2, और यहाँ पे 2 F है, तो 2 इंटू 1/√2 इंटू F इक्वल टू क्या हो जाएगा, G इंटू m स्क्वायर अपॉन √2r का होल स्क्वायर, प्लस F डैश इज इक्वल टू G इंटू m स्क्वायर अपॉन 2r का स्क्वायर, यहाँ टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। पहले यहाँ समझा या नहीं समझा, पहले ये बताओ मुझे।
इन दोनों के बीच जो है √2r डिस्टेंस है, और ये के बीच जो है 2r का डिस्टेंस है, इसलिए मैंने एक जगह में √2r पुट किया, एक जगह में 2r² पुट किया। 2r, yes sir. ठीक है, अब जो जो कॉमन है कॉमन ले लीजिए। तो यू नो gm² अपॉन r इज कॉमन। ठीक है, तो √2² बिकम 2 और 2 को कट कर दीजिए, तो क्या बचा यहाँ पे 1/√2 प्लस यहाँ क्या बचा 1/4 इज इक्वल टू mv² अपॉन r। क्लियर? ठीक है, Yes sir. यहाँ तक क्या दिक्कत है? 1 by sir, but नहीं, बोलो सही। 1/√2 plus 1/4. हाँ, तो वही तो लिखा है मैंने, 1/4 प्लस 1/√2। अब m और स्क्वायर को कट कर दीजिए, r और r को कट कर दीजिए, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा? yes. √ gm अपॉन r। हाँ. ठीक है, mv² अपॉन r है ना? हाँ ठीक है, gm अपॉन r इंटू √2 प्लस 4 अपॉन 4√2, एलसीएम निकाल दिया मैंने। क्लियर है? Yes sir. ठीक है, mv² अपॉन r था ना, इसलिए कट के और स्क्वायर, ये mv² हुआ ना? हाँ ठीक है, इज इक्वल टू √gm अपॉन r। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ऊपर में कॉमन ले लो। ठीक है, या यू को सेपरेट कर दो, तो √2 को सेपरेट कर दिया, या हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो 4√2 इज हियर, 4√2 इज कॉमन, सो 1 प्लस 2√2, 4 है बाहर कर दीजिए हाफ। ठीक है, 1 प्लस 2√2 करेक्ट। मैं करके दिखा देता हूँ क्या हुआ। 4 को पहले बाहर किया तो हाफ हो गया, रूट के अंदर बाहर चला गया, तो अब √2 अपॉन √2 प्लस 4 अपॉन √2, तो √2 अपॉन √2 1 हो गया, और 4 अपॉन √2 2√2 हो गया। तो यू नो 1/2 √gm अपॉन r प्लस 1 प्लस 2√2, दिस इज द v। ये आंसर होना चाहिए। तो v इक्वल टू gm अपॉन r इंटू हाफ 1 प्लस 2√2। आंसर शुड बी डी नंबर। क्लियर है? Yes. क्लियर है गौरव? हाँ सर। एक बार Yeah. करके देखना अपने हाथ से बेटा, एक बार करके देखोगे ना स्मूथ हो जाएगा। Okay The sir. change in the value of g at a height h above the surface of the earth is same as at depth below the surface of earth। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मतलब जी एच जो है वो वही है जो जी डी है। ठीक है, हाँ. h माना h हाइट पे जो ग्रेविटी है वही d डेप्थ में ग्रेविटी है। When both d and h are much smaller than the radius of the earth। ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ से बहुत छोटा है d, और h भी बहुत छोटा है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? भाई जब दोनों छोटा है तो उसमें फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा? g इंटू 1 माइनस 2h अपॉन r इज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस d अपॉन r। ठीक है, तो कहते हैं रिलेशन क्या होगा इसमें। ठीक है, तो अब रिलेशन निकाल लीजिए, g एंड g कट, 1 एंड 1 कट, नेगेटिव नेगेटिव कट, r r कट। ठीक है, देन यू नो d इज इक्वल टू 2h। आंसर शुड बी सी नंबर। क्लियर? क्या दिक्कत Yes sir. है? Is equal to 2h. हाँ. हाँ जी। दोनों को कंपेयर करके आ गया वैसे. हाँ. The height at which acceleration due to gravity becomes g upon 9, where g is the acceleration to gravity on the surface of the earth, in terms of r, the radius of the earth is। ठीक है, तो क्या होगा पहले समझो। ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ क्या होता है ग्रेविटी? ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ you know gravity g is equal to gm upon r square। क्लियर? अगर h हाइट पर बात करें तो क्या होगा? एट हाइट h above the earth surface, above the earth's surface, then you know gh is equal to gm upon r plus h whole square।
ठीक है। Yes, sir. क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हाइट पर कितना है ग्रेविटी, g/9 है। तो यू नो g/9 इज इक्वल टू gm/r+h होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, r+h होल स्क्वायर। अब दोनों को डिवाइड कर दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट एंड हियर इट इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, g and g कट, ठीक है, और हियर इट इज द क्या डाउट है बताइए मुझे। सर नहीं है वह एक नाउ क्वेश्चन नंबर 12, which of the following most closely depicts the correct variation of the gravitational potential due to a large planet of radius r and uniform mass density, ठीक है। कहते हैं इसमें बताइए करेक्ट एक्सप्लेनेशन कौन सा होगा, कौन सा सही होगा, किसके किसके बीच, v और r के बीच में। तो पहले समझो अच्छा से, फॉर्मूला क्या होता है कि अगर r इज 2 ग्रेटर देन r तो v इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, याद है, -gm/r, यस और नो। Yes, sir. फॉर r इज इक्वल टू r, फॉर्मूला याद होना चाहिए। जिस बच्चे को फॉर्मूला याद नहीं रहेगा उसके क्वेश्चंस भी नहीं निकलेंगे और नंबर भी कम आएंगे। तो -gm/r, एंड यू नो फॉर r इज लेस देन r, तो v इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, याद है, -3/2 gm/r इंटू 1 - r²/3r²। अब इसी को ग्राफ में ड्रॉ कर दीजिए जी, ठीक है। अगर r इज ग्रेटर देन r और r इज लेस देन r, ठीक है, जब r इज लेस देन r है तब देखो क्या है, ठीक है, यहां से यहां तक देखिए, -3/2 gm 1 - r²/3r²। इसको ग्राफ में ड्रॉ कर दो तो कैसा ग्राफ होगा, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है नहीं, तो फर्स्ट नंबर खत्म हो गया, ठीक है। यस सेकंड नंबर भी नहीं होगा क्योंकि इसमें तीनों कंडीशन का जो दे रखा है, तो पहले नेगेटिव है ये, तो इसका मतलब नेगेटिव से स्टार्ट होगा, तो ये वाला पार्ट भी खत्म। अब सी और डी बचा हुआ है, तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, -3/2 gm/r इंटू 1 - r²/3r², मतलब पैराबोलिक टाइप का लग रहा है, ठीक है। तो डी भी खत्म हो गया, ये पैराबोलिक नहीं है फर्स्ट सिचुएशन में, तो देखो ये वाला पैराबोलिक लग रहा है, तो ये यहां से यहां तक हो गया। r इक्वल टू r पे -gm/r मैक्सिमम होता है यहाँ पे, ठीक है, r इक्वल टू r पे, तो देखो यहाँ पे r पे हो गया। फिर यहाँ पे भी देखो r ग्रेटर देन r पे भी लगभग वही है, मतलब जो स्लोप चल रहा है उसी स्लोप को कैरी फॉरवर्ड करेगा, तो वही स्लोप को कैरी फॉरवर्ड किया। सो योर आंसर शुड बी सी नंबर। क्लियर है? Yes, sir. यस सर Yes, sir. The kinetic energy needed to project a body of mass m from the earth surface to infinity, ठीक है। कहता है अर्थ सरफेस से इन्फिनिटी फेंकने में हमें कितना काइनेटिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो यू नो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो -G∩M⁻m/r। फाइनल क्या होगा, वो इन्फिनिटी वाली एनर्जी, और इन्फिनिटी पे कितना पोटेंशियल एनर्जी होती है, 0। तो नीडेड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू यू नो फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो फाइनल कितना है, 0 माइनस इनिशियल कितना है, -G∩M⁻m/r, दैट इज द माइनस माइनस प्लस gm/r। मैंने गलती से g बोल दिया था, ये g है, ठीक है। यस सर अब यू नो स्मॉल g इक्वल टू, देखो आंसर तो हमारा इस फॉर्म में है ही नहीं, तो हमें चेंज करना पड़ेगा। g स्मॉल g इक्वल टू gm/r², सो gm इज इक्वल टू gr², तो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू gr² इंटू स्मॉल m/r, और स्क्वायर को कट कर दीजिए, तो mgr, ये आंसर होना चाहिए सी नंबर। क्लियर है? हाँ सर नेक्स्ट क्वेश्चन, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ बॉडी डिपेंड्स अपॉन, ठीक है। तो मास पे क्या डिपेंड करता है क्या,
याद है कि नहीं? डिपेंड करता है, m⁻0 नहीं अंदर करता। होना चाहिए। इसको थोड़ा और जस्टिफाई कर देता हूँ। v इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? √2gr इज इक्वल टू √2g मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस, यही फॉर्मूला होता है। रेडियस इस बाहर में रहता है, ठीक है, अंदर में तो स्क्वायर हो जाता है। तो कहीं भी तुम देख रहे हो मास ऑफ द बॉडी है ही नहीं, तो इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी, इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी, mass of the body, then your answer should be A number. The escape velocity for a body projected vertically upward from the surface of earth is 11 km per second. If the body is projected at an angle of 45 with the vertical, देखो ऐसे अगर है तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, अप्रोक्स ले लिया यहाँ पे 11 किलोमीटर पर सेकेंड, लेकिन कहता है नहीं, अगर 45 डिग्री ऐसे वर्टिकल से 45 डिग्री पर अगर थ्रो किया गया है तब इसके वेलोसिटी कितना होगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। यस सर। तो आंसर है 11 किलोमीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि स्केप वेलोसिटी जो है वो इस पे एंगल पे डिपेंड ही नहीं करता है। v इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? √2gr, एंगल वगैरह कहीं होता ही नहीं है। फिर आंसर शुड बी 11 किलोमीटर पर सेकेंड। अब बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, वो 11 cos 45, 11 sin 45 निकाल, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। A planet in a distant solar system is 10 times more massive than the Earth. कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक प्लेनेट जो है वो अर्थ से 10 टाइम्स बड़ा है, ज्यादा हैवी है, एंड रेडियस इज 10 टाइम्स स्मॉलर, और रेडियस जो है 10 टाइम्स छोटा है, ठीक है। अच्छा। Given that the escape velocity from the earth is 11 km per second, the escape velocity from the surface of the planet would be what? ठीक है, तो पहले हम लोग ऐसा निकाल लेते हैं, escape velocity of earth is equal to √2gm upon r, यही फॉर्मूला होता है। रुको, मैंने यहाँ पे तब गलती कर दिया था, √2gme अपॉन r, तब ना r स्क्वायर कटता है, हाँ ठीक है। हाँ। अब इसकी वैल्यू कितना दे रखा है? 11 किलोमीटर पर सेकेंड। अब प्लेनेट का निकालते हैं इसका वेलोसिटी, तो यू नो √2 कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, मास क्या कह रहा है कि 10 टाइम्स ज्यादा है तो 10 into m, और रेडियस क्या कह रहा है कि 10 टाइम्स स्मॉलर है, ठीक है, तो r/10। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 2gm अपॉन r इंटू 10 into 10 बिकम 100, ठीक है, दैट इज द 10 into √2gm by r। तो इसका मतलब है 10 into 11, दैट इज द 110 किलोमीटर पर सेकेंड आंसर। योर आंसर शुड बी डी नंबर। ऐसे प्लेनेट का जो escape वेलोसिटी होगा ये 110 किलोमीटर पर सेकेंड होगा। यस सर। नेक्स्ट, a satellite of mass m revolves around the earth of radius r at a height x from its surface, ये है। If g is the acceleration due to gravity on the surface of the earth, the orbital speed of the satellite is what? कहता है कि यहाँ orbital speed क्या होगी, हमें व्यू निकालना है, ठीक है। तो पहली बात देखो, सैटेलाइट अगर घूम रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन अ सैटेलाइट इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, यस और नो? तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? mv0 स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस, तो r प्लस एक्स, r इसका रेडियस है और x है, ठीक है, इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? g इंटू कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो मैं v0 निकालना है, निकाल लीजिए, कितना इजी है, r प्लस एक्स और स्क्वायर कट, m और m कट, तो v0 इक्वल टू √gm अपॉन r प्लस एक्स। अच्छा, इस टर्म में आंसर नहीं दिया है। अब स्मॉल g इक्वल टू gm अपॉन r स्क्वायर,
तो gm इज इक्वल टू स्मॉल जी आर स्क्वायर, तो जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एक्स। ठीक है, ये आंसर होना चाहिए। तो जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एक्स टू द पावर हाफ, डी जी इज योर आंसर। क्लियर है? मैं Yes, sir. फिर से रिमाइंड करा देता हूँ, बहुत बार आप लोग आंसर सॉल्व करोगे ना, इससे मैच नहीं होने लगेगा, तो उसमें मैनिपुलेशन की थोड़ी जरूरत होती है, तो घर में वही मैनिपुलेशन के लिए प्रैक्टिस कीजिए। Yes, sir. क्वेश्चन पढ़ के सुनाइए गौरव। The time period of an Earth satellite in circular orbit is independent of the ठीक है, mass of the satellite, radius of its orbit, both mass and radius of the बताओ orbit, किस पे neither the mass of the satellite nor the किस पे इंडिपेंडेंट होता है भाई? रेडियस पे तो डिपेंड करता है, रेडियस बड़ा होगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। बोथ द मास एंड रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, ठीक है, रेडियस पे तो डिपेंड करता है, मास पे करता है नहीं। बोथ द मास एंड रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, अच्छा, नाइदर द मास ऑफ द सैटेलाइट नॉर द रेडियस ऑफ ऑर्बिट। अच्छा, करके देखते हैं। टाइम पीरियड इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, दैट इज द 2 पाई into r plus h upon v naught, then you know 2 pi into r plus h, v naught is equal to क्या होता है? gm upon r plus h, तो उल्टा कर दो तो r plus h upon gm। ठीक है, 2 pi into Yes. r plus h को अंदर ले जाइए तो r plus h का होल स्क्वायर into r plus h बिकम r plus h का होल क्यूब अपॉन gm। तो किस किस पे डिपेंड करता है? मास पे तो डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ए नंबर एक आंसर तो हो गया जी, मास पे नहीं डिपेंड करता है। हाँ, रेडियस ऑफ इट्स ऑर्बिट, रेडियस पे डिपेंड करता है। कर रहा है। बोथ द मास एंड रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, गलत है वो, नाइदर द मास ऑफ सैटेलाइट नॉर द, तो ए नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। Yes, sir. नेक्स्ट नंबर, द टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ इज 5 आवर्स, सॉरी आर बोल दिया मैंने। If the separation between the earth and the satellite is increased to the 4 times the previous value, the new time period will become what? ठीक है, इसके 2-3 तरीके हैं। पहला तो है कि नॉर्मल टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगा के निकाल लीजिए, और दूसरा तरीका है कि केपलर्स लॉ लगा दो। ठीक है, और केपलर लॉ ज्यादा इजी हमको लग रहा है यहाँ लगाना, इसमें रेडियस बढ़ रहा है तो टाइम पीरियड भी बढ़ेगा। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं, अकॉर्डिंग टू द केपलर्स लॉ ऑफ पीरियड्स, केपलर्स लॉ ऑफ पीरियड, you know t square is directly proportional to the r cube, तो t2 अपॉन t1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r2 अपॉन r1 का होल क्यूब। ठीक है, अब कह रहा है 4 टाइम्स है, तो 4 अपॉन 1 टू द पावर 3, तो कितना हो गया? 4 4 जा 16, 4 जा 64, देन t2 अपॉन t1 इज इक्वल टू अंडर रूट 64, दिस इज द 8, तो t2 इज इक्वल टू 8t1। ठीक है, तो कितना आवर्स था? 5 आवर्स था, तो 8 into 5, 8 5 या 40 आवर्स, then your answer should be C number. Next, suppose that the gravitational force varies inversely as the nth power of distance. ठीक है, then the time period of a planet in circular orbit of radius r around the sun will be proportional to what? पहले क्वेश्चन को समझो। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द nth पावर ऑफ डिस्टेंस होता है, माना r टू द पावर n होता है। तो टाइम पीरियड ऑफ प्लेनेट क्या होगा? ठीक है, तो देखो ग्रेविटेशनल प्रोपोर्शनल f इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? जी एम एम अपॉन आर, लेकिन कह रहा है कि r स्क्वायर होता है, लेकिन कह रहा है नहीं r टू द पावर n होता है। सपोज कर लीजिए, मैंने कर लिया सपोज जी। ठीक है, ये कुछ पूछेगा कोई कहां से आया तो तुम लिख देना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये मैंने लिखा है। अब अगर प्लेनेट रिवॉल्व कर रहा है तो सेंट्रीपिटल इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा? सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। No, centrifugal is gravitation. Yes. Gravitational force, yes or no? So you know here it is the G capital M small m r to the power n is equal to, मैंने उल्टा कर दिया, मैंने ये उल्टा कर दिया ऐसे। ठीक है, is equal to
एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो सर उल्टा कर M- दिया मतलब क्या, मतलब लो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, एम आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर टू द पावर एम। ठीक है, हाँ यस। ठीक है। अब ओमेगा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, 2π/t। क्लियर है गौरव जी? Yes, sir. एम आर इंटू 2π अपॉन कैपिटल 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर टू द पावर n। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए और टी स्क्वायर निकालो पहले, तब टी निकालेंगे। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, इधर ले गए, इसको इधर लेते हैं। घटेगा तो 4π स्क्वायर एम आर इंटू आर टू द पावर n अपॉन जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम। ठीक है, स्मॉल एम कट इज इक्वल टू 4π स्क्वायर आर टू द पावर n प्लस 1 अपॉन जी कैपिटल एम। क्लियर है? ये टी स्क्वायर का वैल्यू है। तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस। ठीक है, तो अंडर रूट ऑफ 4π इज 2π अपॉन अंडर रूट जी एम इंटू आर टू द पावर n प्लस 1/2। तो t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द r टू द पावर, ठीक है, यहाँ स्मॉल r लिख दिया मैंने ना, कैपिटल लिखना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि कैपिटल r के सेंस में है, कैपिटल R लिख लीजिए। ठीक है, तो कैपिटल R टू द पावर n प्लस 1/2, देन योर आंसर शुड बी ए नंबर। अब पढ़ के सुनाइए क्वेश्चन 21 नंबर। The mass of a spaceship is 1000 kg. It is said to be launched from the Earth's surface out into free space. The value of G and R, radius of Earth, are 10 meter per second square and 6400 kilometer respectively. The required energy for this work will be, सेम उसी तरह का पहले की तरह ही निकालेंगे। तो रिक्वायर्ड वर्क इज इक्वल टू क्या होगा, U2 माइनस U1। तो 0 माइनस माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, तो जी एम एम अपॉन आर। ठीक है, अब जी एम को क्या लिख देते हैं, जी आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एम। मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, ये सब याद होना चाहिए। स्मॉल जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, तो वही मैंने लिखा है। आर और स्क्वायर को कट कर दीजिए, दिस बिकम एम जी आर। आप सब्स्टिट्यूट कर दो। अदरवाइज जानते हो, अभी तो मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, अदरवाइज मुझे फॉर्मूला याद होता है, मैं डायरेक्ट बोलता हूँ आंसर ये हो गया जी। ठीक है, तो m इज इक्वल टू 1000, g की वैल्यू 10 है, रेडियस कितना है 6400। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 6.4 इंटू 3 4 5 6 7। ठीक है, 6400 के साथ और 3 जीरो जोड़ेंगे, हाँ, और क्योंकि वो 3 किलोमीटर में, मीटर किलोमीटर में है तो मीटर में जोड़ दिया। 3 3 6 4 10, मतलब 10 टू द पावर 10 ये होना चाहिए जूल्स। ठीक है, तो आंसर कौन सा नंबर हुआ, डी नंबर। क्लियर है? हाँ सर। नाउ Yes, sir. गौरव पढ़ के सुनाइए। What is the minimum energy required to launch a satellite of mass m from the surface of a planet of mass m and radius r in a circular orbit at an altitude of 2r? कितना इजी क्वेश्चन है, पहले की तरह जिस तरह था उसी तरह से कर रहे हैं। तो देखो टोटल एनर्जी पहले निकाल लेते हैं, यू आई कितना है, तो माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। ठीक है, अब फाइनल एनर्जी कितना हो जाएगा, दिस इज द U2 माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2 इंटू 3r। ठीक है, 2 into 3 1 minute। ठीक है, तो रिक्वायर्ड एनर्जी क्या हो गया, डेल्टा E इज इक्वल टू क्या होगा, EF माइनस EI। ठीक है, तो जी एम एम इज कॉमन, R इज कॉमन, तो 1 माइनस 1 अपॉन 6, दैट इज द 5 अपॉन 6 इंटू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन R। ये नंबर क्या दिक्कत हुई, मुझे लग रहा आतिया को दिक्कत हुई, बताइए। नहीं सर, पहले हुआ था कि 3r कहाँ से आया, बट अभी समझे कि r + 2r, तो यस R + 2r ना, देखिए ये रेडियस, ये पहले और R है
और अब कह रहा है जो r ज्यादा माना यहाँ से यहाँ रेडियस कितना हो गया 3r हो गया ना, इसीलिए मैंने ऐसा Yeah. Yes, sir. Understood. A very long cylinder which has the length L and galaxy is made of uniformly distributed mass and has radius r. R is so less than L. A star outside the galaxy is orbiting the galaxy in a plane perpendicular to the galaxy and passing through its center. If the time period of a star is capital T and its distance from the galaxy's axis is r, ठीक है, then T और R के बीच में रिलेशन बताइए क्या होगा। तो पहले देखो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है F = gmm अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, जरा सोचना पड़ेगा, रुक जाओ। हाँ देखिए, तो ऐसे समझिए, ठीक है, कि एक सिलेंड्रिकल गैलेक्सी है। देखो जब सिलेंड्रिकल दिया, स्फेरिकल नहीं दिया, पॉइंट मास नहीं दिया, तो समझ जाओ कि इसमें मास डेंसिटी की बात हो रही है, क्योंकि मास डिस्ट्रीब्यूटेड है तो मास डेंसिटी की बात होगी। समझे क्या नहीं गौरव भैया? Yes, sir. तो हमने क्या किया, लेट कर लिया कि लीनियर मास डेंसिटी जो सिलेंडर का है वो लैम्डा है, लैम्डा kg पर मीटर। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा, तो 2g इंटू लैम्डा अपॉन r, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, तो 2g लैम्डा अपॉन r इंटू m। क्लियर आती है? Yes, sir. सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, mv स्क्वायर अपॉन r विच इज द mr ओमेगा स्क्वायर, और वो ऑलरेडी सर्कल में मूव कर रहा है, मतलब सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स शुड बी इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो 2g लैम्डा m अपॉन r इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर, mm कट कर दीजिए। तो 2g लैम्डा अपॉन r इज इक्वल टू r इंटू 2 पाई बाय t का होल स्क्वायर। तो t स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर 2g लैम्डा। तो t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r क्यू, तो t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द r, देन आंसर शुड बी a नंबर। क्लियर है? Yeah. नाउ अब हम लोग असर्शन रीजन के क्वेश्चंस करते हैं। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 इसमें होंगे। स्टेटमेंट 1 जो अगर ट्रू है और स्टेटमेंट 2 फॉल्स है तो ए आंसर बोलना है। स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, स्टेटमेंट 2 ट्रू है तो बी बोलना है। स्टेटमेंट 1 भी ट्रू है, स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है तो सी बोलना है। लेकिन हाँ, इस कंडीशन में स्टेटमेंट 2 जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन होना चाहिए स्टेटमेंट 1 का। और डी में स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है, लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है वो प्रॉपर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है स्टेटमेंट 1 का। क्वेश्चन इज हियर, for a mass m kept at the center of a cube of side A, the flux of gravitational field passing through its side is 4 pi gm, ठीक है। Statement 2, if the direction of a field due to a point source is radial and its dependence on the distance r from the source is given as 1 upon r square, ये तो होता ही है। Its flux Yes. on a closed surface depends only on the strength of the source enclosed by the surface and not on the size or shape of the shape. ये just electric field का गॉस थ्योरम की तरह। हाँ, गॉस थ्योरम है। यस सर, ठीक है, पूरे गॉस थ्योरम। तो मैंने लिख लिया let A be the Gaussian surface, be the Gaussian surface। ये Gaussian surface जानते हो ग्रेविटेशनल फील्ड में भी होता है। अच्छा, Enclosing a point mass m, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ग्रेविटेशनल फील्ड E इज इक्वल टू यू नो माइनस gm अपॉन r स्क्वायर। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स इज इक्वल टू एरिया इनटू दिस, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ऑफ E डॉट ds, यही होता है, ठीक है। तो E ds cos थीटा माना E ds हो गया, तो माइनस gm अपॉन r स्क्वायर इंटू ds इज इक्वल टू क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो r स्क्वायर कांस्टेंट, तो आंसर शुड बी माइनस 4 पाई gm। मैग्नीट्यूड वाइज में क्या होगा 4 पाई gm, मैग्नीट्यूडली 4 पाई gm। तो आंसर ए हमारा मतलब स्टेटमेंट 1 हमारा करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है और एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। कैसे, क्योंकि यूनिवर्स मतलब इनवर्स लॉ का भी फॉलो करता है, ठीक है। 4 पाई r स्क्वायर है और वो 1 अपॉन r स्क्वायर इनवर्स लॉ को भी फॉलो करता है। देन योर आंसर शुड बी
1 is true, statement 2 is true, or correct explanation. C is your correct answer. Clear hai? Yes, sir. So Yes, now sir. this lecture is finished. Coming class में हम लोग JEE advance के questions करेंगे. Till then, bye as well as best of luck. Thank you, sir.